अब आगे। अथर्व को इस तरह से बात करते देखकर सब लोग हैरान थे। उसकी बात सुनकर बेचारे वह सब बेहोश होते होते बच गए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, ये तो अपनी जुबान से जानवरों का भी जीना हराम कर दे। फिर यह आतंकवादी किस खेत की मूली है। वही लियोन के बैठते ही अथर्व का ध्यान वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ गया। तभी पीछे से राजपाल जी भी आ गए। वह अथर्व से बोले, अथर्व ये सब तुम्हारी टीम में होंगे जो इस मिशन में तुम्हारी हेल्प करेंगे। वह उनमें से पहले लड़के से मिलते हुए बोला, इसे मिलो, यह है निर्भय है, ये दूसरे नंबर पर है नित्यम अभिनव और यह है समर। फिर वह तीनों लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बोले, यह है खुशबू, नायरा और निया। उन सब ने अथर्व को सेलेक्ट किया था। अथर्व ने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर वह होम मिनिस्टर से बोल, अब आप जाए यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दीजिए। और लियोन, अथर्व ने लाइन का नाम लियोन रखा है, भी अपने साथ ले जाए। खामखा बेचारे को परेशान किया। तब वह उसे घूरते हुए बोले, उसे परेशान तुमने किया है। वह उसे ले जाते हुए बोले और वहां से चले गए। अथर्व उसे आदमी के आगे जाकर कुर्सी पर बैठ गया और उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। ये देखकर सब लोग चौंक गए। तो अथर्व बोल, साले तूने अपना मुंह खोल दिया होता तो आज जिंदा बच जाता, लेकिन तेरे दिन पूरे हो गए हैं जो तूने मुझे बुला दिया। यहाँ आने से पहले ही मैं तेरी कब्र खोद कर आया हूँ। उसकी बात सुनकर वह आदमी हंसने लगा और बोला, तुम तो क्या, तेरा बाप भी मुझे नहीं मार सकता और ना ही मैं अपना मुंह खोलूंगा। मारेंगे, बहुत लोग मारेंगे, और क्या पता उसमें तुम्हारे परिवार वाले भी हो। ये कहकर वह आदमी हंसने लगा। वही अथर्व भी उसके साथ हंसने लगा, जिसे सब लोग और वह आतंकी भी हैरान हो गए। अथर्व उससे बोला, तुझे लगता है तो मुंह नहीं खुलेगा तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। फिर वह निर्भय से बोला, जो वह बड़ा वाला स्टेपलर और पिन लेकर आओ, और हाँ एक डब्बा भी है प्लास्टिक का, वह भी ले आना। उसकी बात सुनकर निर्भय बाहर चला गया। वही अथर्व लड़कियों से बोलना, तुम तीनों को पिन स्टेपलर करनी आती है। तो उन तीनों ने हाँ कहा। तो अथर्व बोला, ठीक है, स्टेपलर से इसके कान छलनी कर देना। फिर अथर्वा ने एक चाकू निकाल लिया और सामने में इस मेज रख दिया और बोला, क्या तुम सब ने इससे पूछताछ की है। तो सब ने हाँ में सर हिला दिया। तो अथर्व बोला, फिर इसके हाथ पैर सलामत कैसे हैं। इतना कहकर उसने झटके से उसका हाथ पकड़कर मेज पर रखा और उसकी 2-3 उंगली एक साथ काटकर उसके जिस्म से अलग कर दी, जिससे वह आदमी दर्द से चीखने लगा। तभी निर्भय भी आ गया और अंदर का माहौल देखकर वह चौंक गया। तभी अथर्व बोला, महक स्टेपलर लो और इसके कारण और जितनी भी खाल उसमें इकट्ठा होती है सब में पीन लगा दो। अथर्वनी महक कहा तो कोई आगे नहीं आया। तभी अथर्व बोला, खुशबू यही नाम है ना तुम्हारा, तो मैं महक तुम्हें ही कह रहा हूँ। तो खुशबू ने सबकी तरफ देखा तो निर्भय ने उसे आगे जाने के लिए हाँ कहा। अथर्व एक साइड खड़ा हो गया तो खुशबू ने कांपते हाथों से उसके कानों में छेद कर डाले। वह आदमी चीखता रहा लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। अथर्व ने ही उसके शरीर पर छोटे छोटे कट लगा दिए और वह डब्बा खुला तो उसमें चींटियां थी। उसने वह उसके जख्मों पर छोड़ दी तो वह चींटियां उसके जख्मों को खाने लगी। वह आदमी चीखता रहा और फिर बेहोश हो गया। तो निर्भय अथर्व से बोलना, सर ये तो मर जाएगा। तभी अथर्व बोलना, इस मारना ही है, होश में लो इसे। नित्यम ने उसके ऊपर पानी डाला तो वह होश में आकर दर्द को पीते हुए बोला, कुछ भी कर लो मैं कुछ नहीं बताऊंगा और तुम मुझे मार भी नहीं पाओगे। इतना कहकर वह फिर से हंसने लगा तो सबको लगा कि वह उसका मुंह नहीं खुलवा पाएंगे। तभी अथर्व की घड़ी में रेड लाइट जल उठी और डेविल बोल, बस हुआ अर्थ, अब मुझे इसे संभालने दो। अथर्व गहरी आवाज में बोला, नहीं बताया। उसने चाकू उठा लिया था। तभी वह आतंकी बोला, नहीं बताया। वह आगे बोल ही नहीं पाया। अथर्व उर्फ डेविल ने उसके कंधे पर चाकू घुसा दिया और घाव को नीचे खींचते हुए चाकू नीचे लाने लगा। उसके टीम मेंबर डर गए। चारों लड़के अथर्व को रोकने लगे तो वह रुक गया और अथर्व में टर्न हो गया। वही वह आदमी एक बार फिर बेहोश हो गया था। अभिनव बोला, सर यह मर जाएगा, फिर हमें पता कैसे चलेगा ब्लास्ट कहाँ होगा और कब होगा। तो अथर्व बोला, इसके पास से सामान नहीं मिला क्या कुछ। तो निर्भय बोला, जी सर, कुछ बारूद और मुंबई का नक्शा और भी सामान है। तो अथर्व बोला, तो लेकर आओ कहाँ। और वह चाकू दोबारा उठा लिया। तभी नित्यम ने उसे आतंकी के ऊपर पानी डाल दिया, जिससे वह कांपते हुए होश में आ गया। उसका खून बहे जा रहा था और चींटियां भी उसे खा रही थी। तभी निर्भय ने उसे आदमी से बरामद सामान टेबल पर फैला दिया। बारूद वह नहीं लाया था। अथर्व ने पहले तो मुंबई शहर का नक्शा देखा, तभी उसने एक कागज देखा जिस पर 5 चूहे छपे थे। अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, चलो कर लो बात। कितना आसान था पता लगाना। चूहा मतलब गणेश चतुर्थी और 5 चूहे मतलब 5 जगह ब्लास्ट होगा और भीड़ सबसे ज्यादा कहाँ होती है। वह सभी टीम मेंबर बोले, गणेश विसर्जन पर सर। उनकी बात सुनकर वह आतंकी आंखें फाड़कर अथर्व को और सबको देखने लगा और बोला, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, सब मरेंगे, तुम सब भी मरोगे। अथर्व ने सबसे कहा, अभी इस आदमी का कोई काम नहीं है, तुम सब जाओ और हामी और के को सब बता दो और कह देना कीजिए आदमी अब नहीं रहा। वह सब थक नहीं करते हुए वहां से चले गए। वही अथर्व उनके जाते ही डेविल में टर्न हो गया और उसे आदमी के बचे हुए शरीर के भी चिथड़े उड़ाने लगा। वही सब टीम मेंबर बाहर आए और बोले, ये सिर्फ शक से ही मासूम है वरना पूरा राक्षस है। उन्होंने राजपाल जी और चिफ दोनों को ही बता दिया कि अथर्व ने उसके बरामद सामान से ही बता दिया कि हमला कब और कितनी जगह होगा, जिसे वह सब बहुत खुश हुए।
कुछ देर बाद अथर्व खून से भीगा हुआ वहां आया तो सब लोग उसे देखकर घबरा गए। अथर्व ने अपना चेहरा साफ किया और बोला, होमी सर, लियोन के लिए लंच तैयार है, उसे भेज दीजिए अंदर। तो राजपाल जी बोले, जो जाकर नहा लो, ये तुम्हारा फोन बार बार बज रहा था, अभी कुछ मिनट पहले किसी जलेबी बाई का फोन आ रहा था। अथर्वा ने टाइम देखा और बोला, अरे मुझे तो डेट पर जाना था, मैं अभी आता हूँ नहाकर। इतना कहकर अथर्व फुर्र से ऊपर गया और थोड़ी देर बाद एकदम हैंडसम बनाकर नीचे आया और निर्भय से बोला, तुम सब मुंबई आ जाना और वह सामान भी ले आना, 1-2 दिन बाद में चला वह चुड़ैल तो मेरा खून पी जाएगी। अथर्व फोन उठाकर बाहर दौड़ गया। वही पीछे निर्भय राजपाल जी से बोलकर इस दानव को कहाँ से पकड़ कर लाए थे। वह हंसने लगे और बोल, बच्चा है अपना, इससे बड़ा दानव और इससे बड़ा कार्टून तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बाकी सब 1-2 दिन एंजॉय करो और फिर मुंबई के लिए निकल जाना। वही अथर्व गाड़ी से मीनार की तरफ बढ़ते हुए प्लान बना रहा था। अथर्व होम मिनिस्टर के घर से निकलकर सीधा आध्या को लेने चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो आध्या सभी डॉक्टर और रमेश के साथ खड़ी थी। अथर्व आध्या के पास आया और बोला, चलो डार्लिंग, पहले हमें विद्या माँ के पास चलेंगे और फिर प्रिया माँ को सरप्राइज देंगे। तभी डॉक्टर रमेश अथर्व से बोले, अथर्व हम सब पास ही होटल में रुके हैं, अगर आध्या को आना हुआ तो वह कल हमारे साथ ही वापस चली जाएगी। तो अथर्व बोला, नहीं, हम दोनों खुद आ जाएंगे, आप भूल जाए कि यह यहाँ आए है, और अगर मिस्टर ठाकुर फोन करे तो मत उठाना वरना पकाएगा वह आदमी आपको। वही आध्या ने जब अपने साथ की लेडी डॉक्टर को अथर्व को निहारत देखा तो वह उसे धक्का देते हुए बोली, चलो हमें लेट हो रहा है और मुझे भूख भी लगी है, चलो जल्दी। अथर्व समझ गया कि आध्या को उन डॉक्टर से जलन हो रही है तो उसने अध्ययन को और जलाने के लिए एक एक फ्लाइंग किस सभी की तरफ उछाल दिया। जिस डॉक्टर रमेश हंसने लगे वही आध्या गाड़ी में उसे मारने लगी। अथर्व हंसते हुए गाड़ी चलाने लगा और वहां से वह दोनों निकल गए। मल्होत्रा मेंशन के बाहर अथर्व ने गाड़ी आकर रोक दी। अथर्व को देखते ही गार्ड ने गेट खोल दिया। अथर्व ने गाड़ी की चाबी उसे पकड़ाए और आद्या का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगा। वही आध्या चारों तरफ देखते हुए अथर्व के साथ आगे बढ़ रही थी। वह दोनों दरवाजे पर पहुंचे तो वंशिका हाल में ही टीवी देख रही थी और विद्या जी उसके लिए पुलाव बना रही थी। विद्या जी भी किचन से निकालकर उसके पास गई और बोली, तुम अभी तक हिल नहीं और यह पीलो इधर उधर क्यों फैला दिए हैं, वंशी तुम ना अर्थ से कम नहीं हो। तभी अथर्व हाल में आकर सिखाते हुए बोला, माँ चूहा। विद्यार्थी चिल्लाते हुए सोफे पर चढ़ गई और इधर उधर देखते हुए बोली, चूहा कहाँ है चू? अरे तू रुक जाना लायक, अभी तुझे बताती हूँ। अथर्व हंसते हुए बोला, अरे माँ ये देखो मैं किस लाया हूँ, आपकी होने वाली बहू को। अथर्व ने अध्याय को आगे करते हुए कहा तो आध्या आगे बढ़कर विद्या जी के पैर छू लिए, जिससे वह बहुत खुश हो गई। वही वंशिका अथर्व के पास आकर उसे घूरते हुए बोली, से भागकर तो नहीं ले आए? अथर्वाने से घर कर देखा और बोला, तो तुम भी देख लो किसी को, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा उसे भगाने में। तो वंशिका बोली, कोई मिले तो तभी तो भगाऊंगी। वही विद्या जी आध्या को खूब प्यार और दुला दे रही थी, जिसे आध्या को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसका और विद्या जी का ध्यान अथर्व और वंशिका पर गया, जो दोनों ही आपस में कुसूर फूसूर कर रहे थे। तो विद्या जी ने कमर पर हाथ रखकर उन्हें गोरा और बोली, तुम दोनों शुरू हो गए फिर से सबको परेशान करने की प्लानिंग कर रहे हो ना? ठहर जा, तू भी आते ही शुरू हो गए। ये तो है नहीं कि अपनी माँ से मिलने। उन्होंने रूठने का नाटक करते हुए मुंह फुला लिया। तो अथर्व ने उन्हें पीछे से गले लगा लिया और उनके गाल पर किस करके बोला, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, अब मुझे भूख भी लगी है, मैंने सुबह ही नाश्ता किया था, इतने घंटे बिना कुछ खाए रह लिया मैं, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उसकी बात सुनकर विद्या जी बोली, तूने पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी खाना लगती हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से किचन में चली गई। वही आध्या ये सब देखकर समझ रही थी कि क्यों अथर्व यहाँ रहना चाहता है। उसे यहाँ पर जो प्यार मिलता था वह ठाकुर हवेली में उसकी दादी के अलावा कोई उसे नहीं दे सकता था। अथर्व को अपने साथ रखने का वहाँ हर किसी का स्वार्थ था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। जाहिर सी बात थी, अगर ये लोग स्वार्थी को दे तो कभी अथर्व को मुंबई उसके घर नहीं भेजते। तभी अथर्व वंशिका से बोल, वंशी में तो आते वक्त नहा कर आया था, इसे ले जाओ और फ्रेश करवाओ कर लाओ। तो वंशिका आध्या को अपने साथ ले गई। अथर्व डाइनिंग टेबल पर बैठकर टेबल पर ही प्लेट बजाते हुए गाना गा रहा था, खाना दे दो खाना दे दो। कुछ देर बाद ही वह सब बेटे खाना खा रहे थे। विद्या जी ने हवेली का हाल चाल भी लिया। जब उन्होंने रोहिणी के बारे में पूछा तो अथर्व चिढ़ गया और बोला, माँ प्लीज उसे औरत का नाम मत लीजिए, यहाँ मैं नहीं जानता हूँ कि मैं उसे अपने सामने कैसे बर्दाश्त करता हूँ। वह चोरी छुपे मुझे घूरती रहती है, कभी खाना खाते हुए तो कभी सोते हुए, नहीं जानते कि उसकी वह नजर मुझे कितना चुभती है। उसकी बात सुनकर विद्या जी बोली, अर्थ बेटा वह माँ है तुम्हारी? तो अथर्व बोला, माँ आप चाहती है मैं खाना खाऊं तो उसे औरत के बारे में बात मत कीजिए प्लीज। विद्या जी चुप हो गई। फिर सबने चुपचाप खाना खत्म किया और फिर सोफे पर बैठ गए। अथर्व आध्या से बोला, तुम यहीं बैठो, मैं अभी अपने कमरे से कुछ सामान लेकर आता हूँ। इतना कहकर अथर्व वहां से चला गया। तो विद्या जी आध्या के साथ बातें करने लगी। उन्हें आध्या का नेचर बहुत पसंद आया। कुछ देर बाद अथर्व एक बैग लेकर वहां आया तो विद्या जी
बोली आज यहीं रुक रहे हो ना तुम दोनों? तो अथर्व बोला हाँ, शाम को यहाँ से माँ के पास जाऊंगा और सुबह हम वापस मुंबई चले जाएंगे। तो वंशिका बोली तो आद्या को यही छोड़ जा, सुबह ले जाना। आद्या ने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व बोला नहीं, मैं इस दादू से मिलने लाया हो तो यह मेरे साथ जाएगी। यह सुनकर आद्या की जान में जान आई। वही वंशिका दोबारा से मुंह खोलते हुए बोली तो मैं चलती हूँ साथ में, वरना आद्या बोर हो जाएगी अकेले। अथर्व समझ रहा था कि वह उसे दिन की तरह उसे आद्या के पास भी भटकने नहीं देगी, इसलिए वह उसे घूरते हुए बोला नहीं माँ यहाँ अकेली है। तो विद्या की बोली अर्थ सही कह रहा है। तो वंशिका बोली ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। सबने उसे घूर कर देखा तो वह बोली कुछ दिन बाद गणेश उत्सव शुरू हो जाएगा तो वह मुझे देखना है, इसलिए मैं भी उससे पहले मुंबई चली जाऊंगी प्लीज माँ। तो विद्या जी ने ठीक है कह दिया। फिर वह आद्या को पूरा घर दिखाने के लिए अपने साथ ले गई। वही अथर्व विद्या जी की गोद में लुढ़क गया तो वह उसका सर सहलाते हुए उससे बातें करने लगी। वहीं दूसरी तरफ राकेश ने आलोक मेहता से भी शादी अगले हफ्ते में ही करवाने का कह दिया था, जिसके लिए वह झट से मान गया। तो राकेश उससे कहा कि वह हवेली पर आकर खुद ये बात सबसे कह, तो वह इसके लिए भी मान गया। मोनिका को जब पता चला कि उसकी और अथर्व की शादी अगले हफ्ते में ही हो जाएगी तो वह खुशी से पागल हो गई। वह सब शाम को हवेली जा रहे थे तो वह अथर्व से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी। वही वंश और अमन मीटिंग के बाद धैर्य की कंपनी से निकल गए। वह दोनों वहीं से लक्ष्य के घर के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में ही ललित जी ने उनसे फोन करके अक्षत को अपने साथ ही लेकर आने को कह दिया। तो वंश ने गाड़ी हवेली की तरफ बढ़ा दी। वह अंश मन में सोच रहा था कि अब उसे हवेली कम जाना चाहिए, जिससे उसके अंदर उठी यह भावनाएं दफन हो जाए। तभी अमन बोल वंश ने उसकी तरफ देखा तो वह बोला पता है आज जब प्रीति और वह लड़का बात कर रहे थे तो मुझे अजीब सा फील हुआ, जैसे दिल जल रहा हो। ये सुनकर वंश ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा तो अमन फिर से बोल क्या मुझे उसे लड़के से जलन हो रही थी, पर ऐसा क्यों होगा? तो वंश बोला क्या तू रीति को पसंद करने लगा है? तो अमन बोल नहीं तो वह हंस आगे कुछ नहीं बोला। उसे पता चल गया था कि अमन अपनी फीलिंग समझ नहीं पा रहा है। कुछ देर बाद वह दोनों हवेली पहुंच गए, जहां अक्षत ध्रुविका के पास बैठा परी के साथ खेल रहा था। उसने कहा कि ललित जी ने उसे बुला रहे हैं तो वह उनसे वही वेट करने का कहकर कपड़े बदलने चला गया। अमन इधर उधर देख रहा था, तभी वंश ने उसे देखा तो वह सीधा बैठ गया और मन ही मन बोला यह मैं कैसे हरकतें कर रहा हूँ। वही वह सीधा बैठा था और किया को देख रहा था जो ध्रुविका के पास बैठी खेल रही थी। तभी आदित्य भी वहीं आकर बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। कुछ ही देर में अक्षत आ गया तो वह उसे लेकर निकल गए। दिल्ली शाम को प्रिया जी हाल में ही बैठी थी, प्रीतम जी से फोन पर बात कर रही थी। वह उनसे बोली आज अर्थ की बहुत याद आ रही है, क्या हम कल उससे मिलने चले? तो प्रीतम जी बोले ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं फेस टू फेस गाना गाए हुए। तो प्रिया जी बोलिए अपना अपना यह फटा स्पीकर बंद रखो, मेरे बच्चे को भी बिगाड़ रहे हो। अक्षत बता रहा था कि वह भी वक्त बेवक्त किसी के भी सामने मुंह खोलकर चिल्लाने लगता है और पता नहीं क्या क्या नहीं बनाकर बोलता है, और वह छोटी सी बच्ची किया उसे भी सीख रहा है। अपने बच्चों को पता नहीं क्या सिखाएगा ये लड़का। तभी अथर्व पीछे से बोला अलख निरंजन माते भिक्षाम देही। प्रिया जी चौंते हुए पीछे घूमी और अथर्व को देखकर डर गई, क्योंकि अथर्व एक बाबा बनकर खड़ा था। तभी प्रीतम जी बोले प्रिया क्या हुआ, कौन आया है वहां? लेकिन प्रिया जी ने फोन काट दिया था और दौड़कर अथर्व के पास गए और उसका तामझाम उतार कर फेंक दिया और उसके गले लग गई। आद्या पीछे खड़ी हुई थी, तभी प्रिया जी की नजर उसे पर पड़ी तो अथर्व को छोड़कर वह उसके पास जा पहुंची। आद्या ने जल्दी से उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे भी गले लगा लिया और वह बोली तुम दोनों अचानक फोन तो कर देते। तभी अथर्व नाटक करते हुए बोला माँ उन लोगों ने हमें दोनों को घर से निकाल दिया, कहा कि वह हमारी शादी नहीं करवाएंगे। वही आद्या आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। तभी प्रिया जी हंसते हुए बोली बस बस इतना तो जानती हूँ मैं तुझे, हर वक्त बदमाशी चला बैठ जा, आओ आद्या। फिर वह सब अंदर आ गया। अथर्व सोफे पर खेलते हुए बोला माँ दादू कहाँ है? होम मिनिस्टर के घर भी नहीं थे। तो करणवीर जी भी वहां आते हुए बोले अच्छा तू है मगरमच्छ में भी कहे घर में हल्ला कैसे मचा हुआ है। तभी अथर्व उनसे लिपट गया तो उनकी नजर आध्या पर पड़ी। आध्या उन्हें ही देख रही थी जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। तभी अथर्व ने आध्या से कहा डार्लिंग की है मेरे दादू और दादू, यह आपका दिया हुआ श्राप, मतलब मुंबई में मिली पहली लड़की। आध्या ने उनके भी पैर छुए तो उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। प्रिया जी सबके लिए चाय लेकर आ गई थी। तभी अथर्व बोला माँ यह आज यही रहेगी तो इसके लिए एक कमरा तैयार करवा दीजिए। प्रिया जी तभी एक नौकरानी को लेकर ऊपर चले गए। वहीं आध्या बेटी करणवीर जी को ही घूर रही थी। करणवीर जी को उसका ऐसे देखने अजीब लगा। कुछ देर बाद वो उठकर अपने स्टडी रूम में जाने का कर वहां से चले गए। उसके जाने के बाद आध्या अथर्व से बोली अर्थ मैंने इन्हें कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। तो अथर्व बोला जरूर किसी अखबार या किसी न्यूज चैनल पर देखा होगा। तो आध्या बोली नहीं मैं शायद उनकी फोटो देखी थी लेकिन कहाँ याद नहीं आ रही, जब मुझे याद आएगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तभी अथर्व बोला छोड़ो भी, आओ मैं तुम्हें हमारा घर दिखाता हूँ क्या कर। अथर्व अध्याय को अपने साथ ले गया और घर दिखने लगा।
वही करणवीर जी एक तरफ छुपे हुए उनकी बातें सुन रहे थे। वह सीधा अपने कमरे में गए और बोले, इस लड़की ने मुझे कहाँ देख लिया, मेरी तस्वीर कहीं हवेली में तो, लेकिन वहाँ मेरी तस्वीर कैसे हो सकती है। वह सच में गुम हो गए। वहीं अथर्व अध्याय को अपने कमरे में लाख लेकर आया और बोला, और यह है हमारा कमरा, शादी के बाद हम यहाँ रहेंगे। आध्या गौर से उसे कमरे को देखने लगी। उसे कमरा बहुत अच्छा लगा। अथर्व ने जल्दी से बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। उसने जल्दी से आध्या को कमर से पकड़ लिया और उसके कुछ भी समझने से पहले ही उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और उसे डिपली किस करने लगा। पहले तो आध्या चौंक गए, लेकिन फिर वह भी उसका साथ देने लगी। कुछ देर बाद अथर्वा ने उसे छोड़ और बोला, थोड़ा बहुत रोमांस कर लेते हैं, फिर रात को आऊंगा, चुप कर तुम्हारे कमरे में सो मत जाना वरना फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। अथर्व ने आध्या को प्यारी सी धमकी दिया और फिर बोला, चलो नीचे चलते हैं। अथर्व नीचे आया तो प्रीतम जी बाहर से जल्दी में आ रहे थे। अथर्व जाकर उनके गले से लटक गया और गाना गाते हुए बोला, वह मेरे पापा हिंदुस्तानी भरे मेरे आगे पानी। तो प्रीतम जी आड़े टेढ़े मुंह बना ले लगे। वही सब देखकर आध्या हंस पड़ी तो प्रीतम जी बोले, अरे वह बहू भी आए हैं। आध्या आगे बढ़कर उनके पैर छूने लगी तो प्रीतम जी बोले, अरे बच्चे बेटियां पैर नहीं छूती। लक्षिता और तुम दोनों हमारे घर में हमारी बेटी बनकर ही आओगी। आध्या उनके व्यवहार से बहुत खुश हुई, वरना राखी सा हमेशा ही उसे घूरते रहते थे। अध्ययन खुद से ही बोली, इतना प्यार और अच्छे परिवार को छोड़कर कौन जाना चाहेगा। तभी प्रीतम जी आध्या को उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए बोले, आध्या बेटा कहाँ खो गई, कहीं अपनी सास में तुझे चंडी माता तो नहीं दिख रही। उन्होंने प्रिया जी को आते देखा तो अपनी जुबान से तीर छोड़ा तो आजने से कपकाते हुए जल्दी से ना में सर हिलाने लगी। वही प्रिया जी आध्या को अपने साथ ले जाते हुए बोले, आपको तो बाद में देख लूंगी, चलो बेटा अपना कमरा देख लो। तो प्रीतम जी पीछे से चिल्लाते हुए बोले, अभी देख लो ना डार्लिंग, मैं बहुत हैंडसम हूँ। तभी अथर्व उन्हें खींचते हुए सोफे पर बैठे हुए बोला, यार पापा अपना यह वाहियात रोमांस बंद करो। तो प्रीतम जी बोले, वह बंदर नहीं आया क्या साथ में। तो अथर्व बोला, नहीं वह सुबह थका हुआ था और मुझे भी तो होमी ने बुलाया था तो इसलिए मैं आ गया, और नाव्या डार्लिंग को भी सेमिनार में आना था तो वह भी साथ आ गई। तो वह बोल, तेरे पापा ने कुछ नहीं कहा जब वह साथ आ रही थी। तो अथर्व खींचते हुए बोला, वह पापा नहीं है पाप है। बड़ी जली थी उसकी जब उसने साथ आने को कहा, कह रहा था कि राधिका और रीति भी साथ जाएगी, फिर सुनी जली कुट्टी मुझसे। तब दादी ने भी मुझे डांट दिया था, फिर दादाजी ने कहा ले जो इसे, तब जाकर माना, और अब तो वह आदमी भी मुझे खुलने मिलने की कोशिश करने लगा है। सब चले जानता हूँ मैं उनकी, इसलिए भाव ही नहीं देता किसी को भी। अथर्वा ने उनसे बात करने में लग गया। मुंबई, शाम को आलोक मेहता ठाकुर हवेली पहुंच गया था। अपने परिवार को लेकर सब बैठे बातें कर रहे थे तो आलोक मेहता बोला, हम चाहते हैं कि चारों बच्चों की शादी गणेश उत्सव से पहले हो जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर मीनल जी बोली, लेकिन हम शादी गणेश उत्सव के बाद भी तो कर सकते हैं। तो राकेश बोल, माँ आलोक सही कह रहा है, अगर शादी पहले हो जाती है तो अखिल और अथर्व दोनों ही यह पूजा अपनी पत्नियों के साथ कर सकते हैं। उन्हें शादी के तुरंत बाद ही ऐसे किसी त्योहार में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो वह बोली, लेकिन यह फैसला हम अथर्व की गैर हाजिरी में कैसे ले सकते हैं। तो राकेश बोल, माँ आपने सुना नहीं था कि अथर्वा ने उसे दिन क्या कहा था कि जिस दिन अखिल और रागिनी की शादी होगी उसी दिन उसकी और मोनिका की शादी भी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई परेशानी होगी इस बात से। तो रोहिणी बोले, लेकिन इतनी सारी तैयारियां वह भी तो करनी है, इतनी कम वक्त में सब कैसे होगा। तो राकेश बोल, सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मोनिका इधर उधर देख रही थी, वह अथर्व को ढूंढ रही थी। तभी मोनिका का भाई बोल पड़ा, अंकल अथर्व कहाँ है। तो राकेश बोला, वह किसी काम से दिल्ली गया है। तो मोनिका बोली, और आध्या वह अस्पताल से नहीं आए अभी तक। तो आरती बोली, वह भी एक सेमिनार के लिए दिल्ली गई है। ये सुनकर मोनिका के दिमाग में कुछ खटका कि कहीं वह दोनों साथ में तो नहीं गए। तो वह बोली, क्या वह दोनों साथ में गए हैं। तो आरती बोली, हाँ अथर्व उसे सेमिनार की जगह ड्रॉप करके अपने काम के लिए निकल गया था। तभी आलोक मेहता बोला, माफ कीजिए राकेश जी, लेकिन आपका बेटा अपने भाई की साली के कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं है। तो मतलब हम सब ने उस दिन देखा था कि वह उसे जरा सी चोट लगने पर कितना ओवर एक्ट कर रहा था, जैसे उसे लड़की की जगह उसे चोट लगी हो। अक्सर जो अभी भी हाल में दाखिल हुआ था उसने आलोक मेहता की कही बात सुनी तो वहां आते हुए बोला, वह दोनों दोस्त हैं अंकल, आप ये बात किसी और की जगह मोनिका से पूछिए। वह मोनिका से बोल, मोनिका क्या तुम नहीं जानते कि अथर्व अपने दोस्तों को लेकर कितना प्रोटेक्टिव और पजेसिव है। आध्या की जगह अगर हम सभी दोस्तों में से कोई होता तो भी उसका रिएक्शन वही होता जो उसे दिन आध्या को लेकर था। तो प्लीज अपने दिमाग में से यह बात निकाल दीजिए, उसे नफरत है ऐसे लोगों से जो उसके पीठ पीछे उसे जज करते हैं। इतना कहकर अक्सर वहां से सीधा ऊपर कमरे में चला गया। वही पीछे आलोक मेहता बोला, आपके बेटे की जिंदगी में उसके दोस्तों की कुछ ज्यादा ही दखलअंदाजी नहीं है।
क्या ये लोग शादी के बाद भी उसकी और मेरी बेटी की लाइफ में ऐसे ही दखलंदाजी करेंगे? तो मोनिका बोली, पापा आप क्यों चिंता करते हैं? अथर्व अपने हर रिश्ते के प्रति बहुत लॉयल है। वही मोनिका का भाई ऋतिक राधिका को देख रहा था। उसने फैसला किया कि वह खर्च कर अपने मन की बात अपने पिता को बता देगा। वही दिल्ली में आध्या प्रिया जी के साथ खाना बनाने में उनकी हेल्प करने के लिए चली गई थी और अथर्व सीधा कारण विधि के पास आ पहुंचा। उन्होंने अथर्व से पूछा कि उसे आदमी ने किया बताया है, तो वह बोला, उसने कहा कि मुंबई में 5 जगह ब्लास्ट प्लान किया है, वह भी गणेश विसर्जन के दिन। अब मैं यहाँ से जाती ही प्लान बनाना शुरू कर दूंगा और उनके सारे प्लान को फेल कर दूंगा, और इस दौरान जितने भी लोग मुझे इन सब में शामिल मिले उन्हें धरती पर ही नरक के दर्शन करवाऊंगा। करणवीर जी ने ध्यान से देखा तो अथर्व की जगह डेविल बोल रहा था, तो वह बोले, याद रखना इन सब में मेरे अर्थ को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मैं किसी को नहीं बख्सूंगा। तभी अथर्व उनकी तरफ पलटा और उन्हें गौर से देखने लगा। उनके कटकटी तो एकदम मोहन जी की तरह थी। उनकी आंखों को देखकर अथर्व को एकदम से राधिका का ख्याल आया, तो वह सब भरी नजरों से उन्हें देखते हुए बोले, आपका ठाकुर परिवार से कोई रिश्ता तो नहीं है ना? अथर्व की बात सुनकर वह थोड़े से हड़बड़ा गए और बोले, नहीं, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो अथर्व बोला, नहीं, मतलब मिस्टर ठाकुर की बहू राधिका, उसकी आंखें पूरे खानदान में किसी पर नहीं मिलती। मतलब मेरी और आयुष की आंखें बिल्कुल दादी जैसी हो और आदित्य की अपने बाप जैसी। उसे राधिका का चेहरा अपनी मां पर गया है, लेकिन आंखें आपके जैसी है। ये क्या गोलमाल है? मुझे सब समझ में आ गया। अथर्व चिल्लाते हुए वहां से जाते हुए बोला, मैं अभी पापा से जाकर कहता हूँ। इतना कहकर अथर्व वहां से हवा के झोंके की तरह नीचे भाग गया। वही वह करणवीर बंदर को पकड़ने के लिए उसके पीछे निकल पड़े। वही प्रीतम जी सोफे पर बैठे अपने कंपनी के मैनेजर को किसी फाइल को लेकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी अथर्व पापा पापा चिल्लाते हुए नीचे आ गया। उसकी आवाज सुनकर उन्होंने फोन काट दिया और बोल, क्या हो गया? बंदर क्यों चिल्ला रहा है? तभी करणवीर जी भी उसके पीछे आ गए, तो अथर्व चलते हुए प्रीतम जी के पीछे खड़ा हो गया और बोला, मुझे एक सीक्रेट पता चला। माँ को बुलाए और नव्या डार्लिंग अक्षत को भी फोन करके स्पीकर पर लो। वही कारण बिजी की बोलती बंद हो गई थी। वह अथर्व को देखकर बोले, लकड़ बाग के इधर आ। लेकिन अथर्व इधर उधर भाग रहा था। प्रिया जी भी बाहर आ गई, तो अथर्व उनके पीछे खड़ा हो गया और बोला, तुमने अक्षत को फोन नहीं लगाया? अभी तक छोड़ो, मैं खुद लगा देता हूँ। मैंने फोन निकाला और अक्षत को फोन लगा दिया। मुंबई हवेली में अक्षत फ्रेश होकर हाल में आया तो सभी लोग बातें कर रहे थे। आरती, ध्रुविका, राधिका और रिति मोनिका किया के साथ दूसरे सोफे पर बैठे हुए थे। आयुष, अखिल, ऋत्विका भी वही सोफे पर बैठे हुए थे। आदित्य अपने कमरे में गया हुआ था फोन पर बात करने के लिए। तभी अक्षत भी उन्हें सबके पास आकर बैठ गया। उसने मोनिका को एक नजर देखा और फिर उसे इग्नोर कर दिया, जिससे मोनिका तिलमिला गई और मन ही माँ बोली, एक बार अथर्व से शादी हो जाए मेरी, उसके बाद तुम सब दोस्तों को ही उसकी जिंदगी से बाहर फेंकूंगी। तभी अक्षत का फोन बजाओ। उसने देखा तो अथर्व का फोन आ रहा था। वह खुश होते हुए बोला, अथर्व का फोन। तभी ध्रुविका बोली, भाई फोन स्पीकर पर करो ना, मुझे भी बात करनी है। तो अक्षत ने फोन स्पीकर पर डाल दिया, जिसे सब लोग दूसरी तरफ से अथर्व को शोर मचाते हुए सुन पा रहे थे। अथर्व बोला, अक्षत, मुझे दादू का टॉप सीक्रेट पता चल गया है, बताओ क्या तुझे? तो सबने कारण विजय की आवाज सुनी जो अथर्व से बोल रहे थे, रुक जाना लायक, इधर आओ वरना मैं भी सबको तेरा राज बता दूंगा। तो अथर्व बोला, बता दीजिए, पहले मैं बता देता हूँ पापा। तो प्रीतम जी बोले, अब कुछ बोलेगा भी या नहीं? तो अथर्व बोला, दादू आपको कचरे के डिब्बे से उठाकर लाए थे और अक्षत तू भी कबाड़ी ही है। अथर्व इतना कहकर हंसने लगा। वही अक्षर और प्रीतम जी एक साथ बोले, बागर बिल्ले में तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी प्रिया जी बोली, चल आध्या बेटा, ये तो इनका रोज का काम है। वही प्रीतम जी अथर्व के पीछे दौड़ते हुए गार्डन में निकल गए। पीछे करणवीर जी के अंदर जैसे प्राण आ गए हो। वह अपना सर दबाते हुए सोफे पर बैठ गए और बोल, बंदर कहीं का, कितना डरा दिया था मुझे इसने। वहीं दूसरी तरफ ध्रुविका और आरती के साथ आयुष लोग भी अक्षत की बिगड़ी हुई शक्ल देखकर हंस रहे थे। तभी आयुष बोला, ये लड़का इतनी दूर से भी तुम्हें पका सकता है? उसकी बात सुनकर अक्षत भी हंसने लगा। वही मोनिका के दिमाग में सिर्फ आध्या घूम रही थी। मतलब आध्या अथर्व के साथ अक्षत के घर पर थी, उस घर में जिसे अथर्व अपना कहता है। कुछ देर बाद सब ने डिनर किया और फिर मेहता परिवार अपने घर चला गया। वहीं दूसरी तरफ अथर्व भी डिनर कर रहा था। करणवीर जी और प्रीतम जी अथर्व को घूरते हुए खाना खा रहे थे। वही अथर्व उन्हें चिढ़ाते हुए आंखें मटका रहा था। रात को 11 बजे प्रिया जी अथर्व और आध्या दोनों को ही चेक करके अपने कमरे में चली गई। अथर्व उनके जाने के कुछ देर बाद ही अपने कमरे से आध्या के कमरे के बाहर आकर रुक, उसने एक बार और चारों तरफ नजर मेरी और कमरे में घुस गया। उसने अंदर आकर देखा तो उसकी आंखें फैल गई और मुंह खुल गया, क्योंकि आध्या उसकी ब्लैक शर्ट पहने बेड पर और मुंह पर ही फोन चला रही थी। उसने नीचे भी सिर्फ एक छोटी सी शॉर्ट्स डाली हुई थी जिसमें उसकी गोरी टांगें चमक रही थी और आध्या अपने पैर मोटे फोन में घुसी हुई थी। अथर्वनी दबे कदमों से उसके पीछे जाकर उसके कान में जाकर तो वह रोमांस की वीडियो देख रही थी। तभी डेविल अथर्व से बोला,
अर्थ अगर मैं तेरी जगह होता तो कब का अपने डेविल गर्ल के साथ सारी सीमाएं पार कर चुका होता। उसकी बात सुनकर अथर्व चिढ़ते हुए बोला, बस इसलिए तुम मेरी जगह नहीं हो और दोबारा मेरे प्राइवेट मोमेंट्स में दखल दिया तो देखना फिर मैं क्या करूंगा। आप भागो यहाँ से। इतना कहकर अथर्वा ने आध्या को देखा तो वह अभी भी फोन में ही लगी हुई थी। ये देखकर अथर्वा ने जोर से उसकी कमर में चूटकी काटी तो वह उछलते हुए बैठ गई। अगले ही पल उसने अथर्व का कॉलर पकड़कर उसे बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर बैठ गई। अथर्व ने उसकी कमर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो आध्या नहीं जल्दी से उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके सर के ऊपर ले जाते हुए बोली, आज तो जो भी करूंगी मैं ही करूंगी। अथर्व को वह हंसती हुई चुड़ैल लग रही थी। अथर्व कुछ समझता उससे पहले ही आध्या ने उसके दोनों हाथों को ऊपर बेड के क्राउन से बांध दिया। अथर्व झटपट आते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? देखो माँ और पापा सब यही है। तो आध्या उसकी टी शर्ट ऊपर उठाते हुए बोली, आज तो तुम गए बंदर। और आध्या अथर्व के सीने पर टूट पड़ी। वह उसकी चेस्ट को चूमती तो कभी काटती वही अथर्व कभी आहे भरता तो कभी चिल्ला देता। उसे गुदगुदी भी हो रही थी। वह आध्या से बोला, देखो डार्लिंग मुझे आजाद करो वरना अगर मैं खुद अपने हाथ खोल लिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आध्या ने शरारती अंदाज में उसे आंख मेरी और अथर्व की पेट पर हमला कर दिया। अगले ही पल अथर्व की पेट से नीचे पड़ी हुई थी। फिर आध्या ने अपनी टीचर उतार फेंकी और उसी के साथ अथर्व ने अपने हाथ भी खोल लिए। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर अथर्व ने आध्या को बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। आध्या इधर उधर देखने लगी। माहौल बड़ा ही गर्म हो गया था। अथर्व बोला, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। कहकर अथर्व ने आध्या के गले कंधे होठों को चूमना और काटना शुरू कर दिया। आध्या आहे भरने लगी तो अथर्व आध्या के पेट पर चूमते हुए नीचे बढ़ने लगा। अथर्व ने भी आध्या के साथ वही किया जो उसने किया था। दोनों ही एक दूसरे को पूरा साथ दे रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ही एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए गहरी सांस ले रहे थे। अथर्व बोला, तुम कुछ ज्यादा ही जोश में नहीं आ जाती हो? अगर मैं ना बात संभालूं तो तुम तो सब कर डालो। पहले कैसे संभालती थी जब मैं नहीं था? तो आध्या बोली, पहले मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तुम ही देखकर मेरे शरीर में बम फूटने लगते हैं। कब होगी हमारी शादी? तो अथर्व बोला, ठीक है मैं यहाँ से जाकर ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि अखिल और हमारी शादी अगले हफ्ते ही हो जाए। वैसे भी गणेश उत्सव शुरू होने वाला है, फिर मैं भी अपने काम में बिजी हो जाऊंगा। उसके बाद सुनकर आध्या ने खुश होकर अथर्व को एक किस कर दिया और बोले, आज यही सो जाओ ना। तो अथर्व बोला, नहीं क्या पता तुम्हारे अंदर की चुड़ैल फिर जाग गई तो मैं अपने कमरे में ही सो जाऊंगा। सुबह में जरूर तुम्हें उठाने आएगी, इसलिए तुम सो जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा। आध्या अथर्व के कंधे पर सर रखकर सो गई। कुछ देर बाद अथर्व भी वहां से चला गया। अगले दिन सुबह अथर्व पराठों की खुशबू से उठ गया था। वह जमाए लेते हुए नीचे आया तो वंशिका आध्या के पास बैठी थी। वंशिका को सुबह सुबह देखकर अथर्व बोला, वंशी इतनी सुबहानी की क्या जरूरत थी? रात में ही आ जाती है। उसकी बात सुनकर प्रीतम जी और करणवीर जी हंस पड़े। वहीं अंशिका का मुंह बन गया। तभी अथर्व के गर्दन पर उसकी नजर गई तो वह उसे घूरने लगी। वही आध्या ने भी उसे अथर्व को घूरते हुए देखा तो वह सारा माजरा समझ गई। वह अथर्व को इशारे से बताने की कोशिश करने वालों की गर्दन पर लव बाइट दिख रहा है। तभी अथर्व उठकर गार्डन में जाते हुए बोला, मैं मेडिटेशन करके आता हूँ। ये सुनकर आध्या की जान में जान आए और वह भी उठकर कमरे में जाते हुए बोली, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। वंशिका भी उसके साथ चली गई।